नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश राजपूत। हम अपनी आगे की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि मैंने कुछ चैनल के ऊपर और भी काफ़ी वीडियो डाल रहा हूं, जैसे कन्वर्टर की डाल रहा हूं, सिंक्रोनस मोटर की डाल रहा हूं। वो वीडियो जो ITI कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है, जो फ़िलहाल में ITI कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है। और ये जो टॉपिक डाल रहा हूँ DC जनरेटर, और भी अलग टॉपिक डालूँगा, वो डाल रहा हूँ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, ध्यान में कि जो ये कंपटीशन की तैयारी वाली, ये ITI वाले भी पढ़ सकते हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। जबकि वो टॉपिक डाल रहा हूँ वो ओनली ITI वालों के लिए है, उनके अंदर ज़्यादा खोल कर नहीं बता रहा। वो ओनली ITI वालों के लिए, टेक्निकल हेल्पर, UPPCL, DMR, ISRO, तो उनके लिए ये टॉपिक है। ठीक है, तो हम आगे बात कर रहे हैं DC जनरेटर की। हमने बात कर ली थी DC जनरेटर में कहाँ तक कि DC जनरेटर का वर्गीकरण, DC जनरेटर का वर्गीकरण पृथक DC जनरेटर पढ़ लिया था हमने, और विद्युत, और एक पढ़ लिया था स्थायी चुंबक DC जनरेटर, एक पढ़ लिया था हमने स्थायी चुंबक DC जनरेटर। अब पढ़ रहे हैं हम स्व उत्तेजित DC जनरेटर। अब हमारा टॉपिक आएगा आज स्व उत्तेजित DC जनरेटर। तो मैं यहाँ टॉपिक लगा लूँ स्व उत्तेजित DC जनरेटर। अब स्व उत्तेजित DC जनरेटर मैं पहले ही बता चुका, फिर से बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि स्व उत्तेजित DC जनरेटर क्या होता है। स्व उत्तेजित DC जनरेटर यह खुद के द्वारा ही उत्पन्न की गई विद्युत वाहक बल के द्वारा, खुद के द्वारा उत्पन्न की गई DC के द्वारा ही खुद की फील्ड को देखकर उत्तेजित करता है। तो मन में विचार आ रहा होगा कि खुद के द्वारा कैसे करेगा, कि स्टार्ट करने से पहले कैसे होगा। तो इसमें खुद को स्टार्ट करने के लिए, DC उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? अवशेष चुंबकत्व की आवश्यकता होगी। आवश्यक चुंबकत्व का होना जरूरी है इसके अंदर। तो मैं इसमें इसमें मैं लिखूं, इसके अंदर नोट करूं, फील्ड वाइंडिंग को, मतलब खुद की फील्ड वाइंडिंग को, खुद के द्वारा उत्पन्न की गई DC सप्लाई देखकर उत्तेजित करता है। मतलब खुद के द्वारा कैसे उत्तेजित कराएगा, कि खुद कैसे उत्तेजित होगा। मेन बात क्या है कि खुद कैसे उत्तेजित होगा। तो खुद को उत्तेजित होने के लिए इसे अवशेष चुंबकत्व का होना जरूरी है। क्या जरूरी है इसके अंदर? अवशेष चुंबकत्व का होना जरूरी है। तो मैं यहाँ लिखूं, इनकी फील्ड वाइंडिंग में अवशेष चुंबकत्व का होना जरूरी है। मतलब किसका होना आवश्यक जरूरी है? अवशेष चुंबकत्व का होना आवश्यक जरूरी है, कि इसके द्वारा ये उत्तेजित होगा, और फिर उत्तेजित होगा DC देगा, और फिर अपनी वाइंडिंग को DC सप्लाई देकर उत्तेजित करेगा। तो ये सब उत्तेजित DC जनरेटर कितने प्रकार का होता है? तो मैं पीछे वाली वीडियो में आपको बताया कि DC जनरेटर सब उत्तेजित DC जनरेटर 3 प्रकार का होता है। मैंने इसके 3 प्रकार बताए आपको। 3 प्रकार कौन कौन से बताए? सीरीज डीसी जनरेटर,
एक बताया शंट डीसी जनरेटर, एक बताया कंपाउंड डीसी जनरेटर। अब ये तीन है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। अब ये तीन मतलब सीरीज है, सीरीज के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों श्रेणी क्रम में होंगी, शंट के अंदर समांतर क्रम में होंगी और इसके अंदर एक वाइंडिंग श्रेणी में एक समानांतर में होगी। तो हम आज बात कर रहे हैं सीरीज डीसी जनरेटर की। किसकी बात कर रहे हैं? सीरीज डीसी जनरेटर। एक नंबर लगा रहा हूं मैं यहाँ, सीरीज डीसी जनरेटर। अब सीरीज डीसी जनरेटर, सीरीज डीसी जनरेटर की मैं बात करूं तो मैं सीरीज डीसी जनरेटर का डायग्राम इस साइड में बना रहा हूं मैं। सीरीज डीसी जनरेटर ये इसका है आर्मेचर, ये आर्मेचर है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर है, आर्मेचर, सीरीज फील्ड है ये इसकी सीरीज फील्ड। अब इसकी सीरीज फील्ड, जो इसकी सीरीज फील्ड है, ये मोटे तार कम फेरों वाली होगी। क्या होगी? मोटे तार व कम फेरों वाली, मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी। ये मोटे तार होंगे, ये तार हैं, ये मोटे होंगे और फेरों की संख्या मतलब लपेटों की संख्या कम होगी। क्या होगी? कम। और कम मोटे तार होने के कारण प्रतिरोध भी कम होगा। ठीक है, ये अपना आर्मेचर है। अब मैं जोड़ दूं इसके, ये अपना सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज होगा, ये भी सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज। इसको लोड के साथ में जोड़ने पर, इसको लोड और जोड़ देते हैं, लोड के साथ में आर एन लोड, यह है अपना लोड। लोड के साथ में जोड़ने पर, इसको हम किसके साथ में जोड़ेंगे? लोड के साथ जोड़ने पर। अब इससे जो आर्मेचर धारा निकलेगी, आर्मेचर करंट निकलेगा, ये आर्मेचर करंट, ये आर्मेचर करंट फील्ड, जो ये सीरीज फील्ड है, इससे होकर भी गुजरेगा, इससे होकर गुजरेगा तो आगे लोड से भी गुजरेगा, तो ये लोड से भी गुजरेगा। तो मतलब मैं बोलूँ आर्मेचर धारा बराबर फील्ड धारा बराबर लोड धारा होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ इसका पॉइंट लिखूँ, एक नंबर लगाकर सीरीज फील्ड डीसी जनरेटर में, सॉरी सीरीज डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग व सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्रम में संयोजित होगी। किस क्रम में संयोजित होगी? श्रेणी क्रम में। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों किस में होंगी? श्रेणी क्रम में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीरीज डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग और श्रेणी वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग किस क्रम में संयोजित होंगी? तो ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब 2 नंबर पॉइंट की बात करूं,
सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार कम फेरों एवं कम प्रतिरोध वाली होगी। मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये मोटे तारों की होगी। मोटे तार होने के कारण फेरों की संख्या कम होगी, और मोटे तार ही होने के कारण प्रतिरोध होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो प्रतिरोध भी कम होगा और फेरों की संख्या भी कम होगी। अब मैं बात करूं, अगर इससे धारा प्रवाहित होगी, अगर धारा प्रवाहित हो इससे, तो आर्मेचर धारा बराबर फील्ड धारा बराबर लोड धारा होगी। कि आर्मेचर धारा से जो ये आर्मेचर करंट है, ये आएगा आर्मेचर धारा बराबर फील्ड धारा बराबर लोड धारा। मैं इसको बोलूं कि आर्मेचर धारा बराबर होगी फील्ड धारा बराबर होगी लोड धारा, कि मतलब ये तीनों बराबर होंगे। और मैं इसको बोलूं ओनली बात करूं लोड के ऊपर आरोपित विभव की, लोड के ऊपर आरोपित विभव की बात करूं मैं, तो यहाँ होगा V बटे RL। अगर लोड की बात करूं तो यहाँ होगा V बटे RL। और अगर यहाँ बात करूं E की, V की जगह E, तो आर्मेचर प्रतिरोध प्लस फील्ड प्रतिरोध प्लस लोड प्रतिरोध क्या होगा, E बटे आर्मेचर प्रतिरोध प्लस फील्ड प्रतिरोध प्लस लोड प्रतिरोध। अगर मैं बात करूं लोड की अनुपस्थिति में, लोड की अनुपस्थिति में, अगर लोड की अनुपस्थिति में बात करूं, लोड धारा जीरो, अगर लोड धारा ही जीरो होगी तो आगे फील्ड धारा बराबर आर्मेचर धारा, दोनों ये भी क्या होंगी, शून्य, ये भी जीरो होंगी। ठीक है, अगर ये जीरो होंगी तो मैं बात करूं इनको जीरो होने पर जो लोड होगा, तो इसके अंदर जो अवशेष चुंबकत्व बचा है, अवशेष चुंबकत्व होने के कारण अति अल्प विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। मतलब लोड नहीं होगा, मतलब ये जनरेटर सीरीज डीसी जनरेटर बिना लोड के कार्य नहीं कर सकता। मतलब इसको चलाएंगे तो लोड का होना जरूरी होगा। अगर बिना लोड के चलाएंगे तो इसका विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो अति अल्प होगा। किसके कारण होगा, अवशेष चुंबकत्व के कारण। किसके कारण होगा, अवशेष चुंबकत्व के कारण। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं विशेषता की, इसकी विशेषताओं की बात करूं, विशेषता होगी विद्युत वाहक बल या बोलूं तो टर्मिनल वोल्टता वर्सेज लोड विशेषता।
ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ विद्युत वाहक बल वर्सेज लोड विशेषता की। अब ये आरेख आपको नज़र आ रहा है, ये आरेख नज़र आ रहा है, ये है लोड, ये है ई या वी। ठीक है, मैं पहले बात कर लूँ ई की, फिर बात करेंगे वी की। अब इसके अंदर बिना लोड की स्थिति में, बिना लोड की स्थिति के अंदर मैं बात करूं, बिना लोड की स्थिति में यह है अवशेष चुंबकत्व के कारण अल्प विद्युत वाहक बल होगा। अवशेष चुंबकत्व के कारण अल्प विद्युत वाहक बल, अल्प विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कि मतलब बिना लोड की स्थिति के अंदर, बिना लोड की स्थिति के अंदर अति अल्प विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। किसके कारण? अवशेष चुंबकत्व के कारण। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे मतलब लोड बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे, लोड की अनुपस्थिति में विशेष चुंबकत्व के कारण अल्प विद्युत वाहक बल होगा, और लोड बढ़ाने पर फील्ड धारा बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा। यहाँ मैं नोट कर दूं, एक मिनट नोट कर दूं, बिना लोड की स्थिति में, बिना लोड की स्थिति में अवशेष चुंबकत्व के कारण, अवशेष चुंबकत्व के कारण अति अल्प विद्युत वाहक बल, अति अल्प विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, अब बात करूं 2 नंबर की कि हम लोड बढ़ाने पर, लोड बढ़ाने पर मतलब लोड बढ़ा रहे हैं हम, लोड बढ़ाने पर मतलब लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ाने पर फील्ड धारा बढ़ेगी। जब फील्ड धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। ठीक है, मैं बात करूं कि लोड बढ़ाएंगे हम तो फील्ड धारा बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा और विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। लोड बढ़ाने पर फील्ड धारा बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा और विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम लोड बढ़ाएंगे, लोड बढ़ाने पर फील्ड धारा बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा और विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। अब फील्ड वाइंडिंग में संतृप्त अवस्था की, यहाँ तक ये कौन सी अवस्था है? संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था में आने तक, संतृप्त अवस्था में आने तक लोड बढ़ने पर फ्लक्स की स्थिति स्थिर रहेगी, कि फ्लक्स स्थिर रहेगा और विद्युत वाहक बल भी स्थिर हो जाएगा। तो मैं यहाँ नोट करूँ, फील्ड वाइंडिंग के फील्ड वाइंडिंग के समतुलित अवस्था में, समतुलित अवस्था में आने पर, समतुलित अवस्था में आने पर
अवस्था में आने के बाद लोड है, आने के बाद लोड बढ़ने पर भी फ्लक्स स्थिर रहता है। लोड तो बढ़ता रहेगा, लोड बढ़ने पर भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स स्थिर रहेगा। ठीक है, फ्लक्स क्या रहेगा, स्थिर, एवं विद्युत वाहक बल भी स्थिर हो जाएगा, एवं विद्युत वाहक बल भी स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? एक मिनट, अब मैं बात कर लूँ वी की। तो अगर वोल्टता की बात करता हूँ तो वोल्टता का आरेख, इसके आरेख से कुछ ड्रॉप बनेगा। ये गैप है, ये गैप क्या है, टर्मिनल ड्रॉप, मतलब वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, ये आरेख वोल्टेज का, ये ई का है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज का। अब मैं बात करूँ इसके उपयोग की। इसका उपयोग कहाँ होगा? इसका उपयोग कि मतलब यह जनरेटर बिना लोड के नहीं चला सकते। ये जनरेटर बिना लोड के नहीं चला सकते, तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? जहाँ लोड जुड़ा रहे वहाँ इसका उपयोग करेंगे। मतलब इसका उपयोग कहाँ करेंगे? डीसी विद्युत परिक्षण लाइन में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए। डीसी विद्युत परिक्षण लाइन लिखूँ मैं, डीसी विद्युत परिक्षण लाइनों में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है, एक उपयोग तो कहाँ करेंगे इसका? डीसी विद्युत परिक्षण लाइन होगी, उसके वोल्टेज ड्रॉप होंगे, उसके लिए करेंगे। एक करेंगे स्ट्रीट लाइट या रेलवे लाइटिंग के लिए। स्ट्रीट लाइटिंग या रेलवे लाइटिंग में कहाँ करेंगे? स्ट्रीट लाइटिंग या रेलवे लाइटिंग के अंदर की, क्योंकि वहाँ लोड जुड़ा रहता है। ठीक है, आज अपना सीरीज डीसी जनरेटर कंप्लीट हो गया। कल हम बात करेंगे शंट डीसी जनरेटर की। ठीक है, शंट डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में कंपाउंड डीसी जनरेटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।